तो छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को टेंस के बारे में जानकारी दी थी। मैंने ये भी बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और ये भी बताया था कि ये तीनों 4 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह पास्ट और इसी तरह फ्यूचर भी होता है। तो छात्रों, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपको पहला जो है बता चुका था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये मैं आपको अच्छी तरह भली भांति जो है पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। पहला प्रेजेंट टेंस का, और 4 प्रकार का होता है ना, तो पहला तो बता दिया हूँ। अब आइए आपको आज जो है दूसरा जो है बताएं। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये भी 4 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो ये आज मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। तो छात्रों, कोई भी वाक्य हो, सर्वप्रथम ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, पहचान करना। कैसा भी वाक्य हो उसके सर्वप्रथम आप लोग पहचान करिए, पहला काम है। तो पहचान के लिए मैं आपको जैसे 2-4 उदाहरण से बता दे रहा हूँ कैसे जो है इसकी पहचान करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, माली पौधे को पानी दे रहा है, ठीक है। दूसरा जैसे और उदाहरण देख लीजिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, तुम वाराणसी से आ रहे हो, ठीक है। तो छात्रों, अभी इन उदाहरण के द्वारा आप कैसे पहचान करेंगे? तो छात्रों, इनकी पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगा रहे, तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाता है, ठीक है। नंबर 1 पहचान है। और भी इसकी पहचान है, ऐसे वाक्यों से काम का चलता रहना प्रकट होता है, ठीक है, परंतु यह नहीं मालूम पड़ता कि काम कब से चल रहा है। ये भी इसकी पहचान है। काम का होना जो है प्रकट होता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि काम ये कब से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें समय नहीं दिया रहता। तो ये हुई जो है इसकी पहचान। तो छात्रों, एक चीज यहाँ और आप लोग ध्यान देना, कभी कभी जो है रहा, रही, नहीं भी लगा रहता, लेकिन वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों, इसको ध्यान देना। रहा, रही नहीं लगा रहेगा, लेकिन वो कंटीन्यूअस जो है मालूम पड़ेगा अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। ये कैसे? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, देख लीजिए, मैं बैठा हूँ, इसको क्या कहेंगे? इसमें तो रहा, रही है नहीं, इसको तो आप कहेंगे कि कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, लेकिन ये कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसकी अंग्रेजी होगी आई एम सिटिंग, ING लगा वर्ब में, जबकि रहा, रही नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी वाक्य आता है जिसमें रहा, रही नहीं भी पाया जाता है, इसको ध्यान देना जो है, ऐसा भी आपको मिल सकता है। और एक चीज़ खासियत है इसकी छात्रों, ध्यान देना, कभी कभी रहा, रही, रहे लगा रहता है, लेकिन जो है वो इंडेफिनिट टेंस में उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे जो है देख लीजिए, रेलगाड़ी चल रही है, रहा, रही तो है इसमें, लेकिन इसकी अंग्रेजी क्या होगी? कोई छात्र बोले? पिंकी बोलो, जानवी बोलो, रवि कहाँ ताक रहे हो जी? बोलो, कैसा वाक्य है? रेलगाड़ी चल रही है,
कुछ नहीं समझ में आता। बैठ जाओ तीनों आदमी। तो रेलगाड़ी चल रही है, इसका जो है अंग्रेजी होगी छात्रों, द ट्रेन इज इन मोशन। रेलगाड़ी चल रही है, रहा रही रहे लगा है, ध्यान देना। लेकिन जो है इसमें जो है आईएनजी नहीं लगा। ट्रेन इज इन मोशन, ये इसके अंग्रेजी। कभी कभी जो है ऐसा भी वाक्य आपको मिलेगा। तो ये आपकी जो है ज़बरदस्त पहचान हो गई। जो है रहा रही रहे जो है मेन इसकी पहचान है। कभी कभी ऐसा भी रहता है, नहीं भी लगा रहता रहा रही, कभी रहा रही लगा रहता है, वो जो है इंडेफिनिट टेंस में उसका अनुवाद हो जाता है। ठीक है, ये समझ लेंगे आप तो श्रोताओं फिर आपको जो है हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम की तरफ चलना होगा। ठीक है, इतना समझ लेने के बाद किसको किसको इतना समझ में आ गया, हाथ उठाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 100% लोगों को समझ में आ गया, तो बड़ी अच्छी बात है। अब आइए नियम समझ लीजिए। बहुत इजी है छात्रों, ये ध्यान देंगे, अगर एकाग्र होकर समझेंगे तो बहुत इजी है। अगर एकाग्र नहीं होंगे तो ये एकदम समझ में नहीं आएगा। 95% जो है छात्रों को समझ में नहीं आता। कहते तो हैं सब कि आ गया सर समझ में, हमें सब आता है, लेकिन पूछा जाएगा तो सब उल्टा का उल्टा बताते हैं, इसमें का उसमें और उसमें का इसमें। ये इनकी विशेषता होती है, झूठ बोलना। अच्छी तरह से वो समझ नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। तो आइए अब हम नियम की तरफ चलते हैं। पहचान तो आप लोगों को आ गई। तो नियम के लिए छात्रों जो है सर्वप्रथम ऐसे वाक्यों में कर्ता क्रिया कर्म को पहचानना बहुत जरूरी होता है। ध्यान देना छात्रों। पंकज ध्यान दो, क्या हुआ जरूरी होता है? सर्वप्रथम कोई वाक्य रहेगा तो कर्ता क्रिया और भूल गए, अभी अभी बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो छात्रों ऐसे वाक्यों में हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए सर्वप्रथम जो है आपको जो है एक कर्ता क्रिया कर्म को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म कौन है और ये कहाँ कहाँ है। तो जैसे आपको जो है मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ, इसको आप जो है देख लीजिए। इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ध्यान लगा के देखना। जैसे माली पौधे को पानी दे रहा है, बताओ इसमें कर्ता कौन है? कैसे पहचानोगे कि ये कर्ता है, क्रिया है, ये कर्म है? जानवी तुम बोलो, नीलम तुम बोलो, सुरेश तुम बोलो, कर्म कौन है? बैठ जाओ, मैं बता दे रहा हूँ, समझ लो। तो छात्रों सर्वप्रथम कर्ता को पहचाना जाता है, कर्म को पहचाना जाता है, क्रिया को पहचाना जाता है अनुवाद करने के लिए। अच्छी तरह इसको आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्रिया कौन है, कर्ता कौन है और कर्म कौन है। तो माली पौधे को पानी दे रहा है, इसमें छात्रों कर्ता माली है। ठीक है, एक नाउन के रूप में भी हो सकता है और प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, या इसको ऐसे आप समझ लीजिए जो है कर्ता कहाँ रहता है ऐसे वाक्यों में, वाक्य के सर्वप्रथम। जैसे माली पौधे को पानी दे रहा है, सर्वप्रथम क्या है इसमें? माली। दूसरे वाक्य में देखो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें सर्वप्रथम कौन है? मैं शब्द है ना, तो ये कर्ता हुआ। तीसरे में देखो, तुम वाराणसी से आ रहे हो, इसमें जो है सर्वप्रथम कौन है? वाक्य के सर्वप्रथम कौन वाक्य है? ऐसा शब्द है ऐसे वाक्य में। तुम है ना, तुम वाराणसी से आ रहे हो, सर्वप्रथम जो है वाक्य पहले तुम शब्द है, तो ये तुम क्या हुआ? कर्ता हुआ। ये इसकी पहचान है, ऐसे आप पहचान कर सकते हैं। यह तो और तरीका है छात्रों, बहुत नेसेसरी है, समझ लीजिए। वाक्य में हु लगाकर अगर पूछेंगे, क्या लगाएंगे? हु मीन्स कौन।
वाक्य में हु लगाकर अगर पूछेंगे तो जो उत्तर आपको मिलेगा वही कर्ता माना जाता है। जैसे पहले वाक्य में देख लीजिए, माली पौधे को पानी दे रहा है। हु लगा के पूछेगो कौन पौधे को पानी दे रहा है, तो क्या उत्तर मिला? माली। तो इसमें कर्ता कौन हुआ? माली। दूसरे वाक्य में मैं स्कूल जा रहा हूँ, हु लगा के पूछोगे तो कौन, हु का मतलब कौन, कौन स्कूल जा रहा है, तो क्या आपको मिलेगा उत्तर में? मैं। तीसरे वाक्य में देखोगे, तुम वाराणसी से आ रहे हो, हु लगाकर अगर पूछ दोगे कि कौन वाराणसी से आ रहा है, तो क्या मिलेगा? तुम। तो इसमें कर्ता कौन हुआ? तुम। ठीक है छात्रों। और एक बात और ध्यान देना, कर्ता एक वचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। बहुत नेसेसरी है छात्रों, ध्यान लगा के सुनना। एक वचन कर्ता जो है ही, सी, इट को कहते हैं। ठीक है, एक वचन ही, सी, इट के अंतर्गत आते हैं। और बहुवचन जैसे आई, वी, दे, यू। ठीक है, ये बहुवचन के अंतर्गत आते हैं कर्ता। अब हम आगे चलते हैं जो है क्रिया के तरफ। तो पहले वाक्य में छात्रों देख लीजिए, माली पौधे को पानी दे रहा था। माली कर्ता हो गया। अब क्रिया की तरफ चलते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता की तो आप पहचान कर लिए, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो क्रिया कहलाता है। ये आपकी पहचान, कर्ता की पहचान हो गई। अब पानी दे रहा है, ऐसे वाक्य, माली पौधे को पानी दे रहा है, इसमें क्रिया कौन है? क्रिया की पहचान है कार्य का करना या होना। ठीक है, क्रिया से कार्य का करना या होने का पता चलता है। तो इसमें जो है कार्य कौन हो रहा है? पानी दे रहा है। पानी देना एक क्रिया है। या ऐसे समझ लीजिए, वाक्य के अंत में जो शब्द रहता है वो क्रिया के अंतर्गत आता है। ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में, सब वाक्यों में नहीं, ध्यान देना। वाक्य तो बहुत आपको मिलेंगे, अभी तो बहुत आगे चलेंगे तो बहुत जो है सब मिलेंगे। जो है कहीं क्रिया बीच में, तो कहीं क्रिया पहले, तो कहीं क्रिया है ही नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसे वाक्यों की यहाँ बात हो रही है। तो ऐसे वाक्यों में वाक्य के अंत में जो शब्द रहता है वो क्रिया माना जाता है। जैसे हंसना, रोना, खाना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? नाचना, गाना, आना, ये सब क्रिया है, क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो माली पौधे को पानी दे रहा है, इसमें जो है क्रिया पानी देना है। ठीक है, अब बचा आपका जो है कर्म, ऑब्जेक्ट। कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, क्रिया को वर्ब कहते हैं और कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तब ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाइए। तो कर्ता क्रिया के बीच में सीधा सीधा आप समझ लीजिए, जो है बहुत ज़्यादा आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। कर्ता क्रिया के बीच में जो शब्द आपको मिलेगा वो किसके अंतर्गत आता है? कर्म के अंतर्गत आता है। जैसे कर्ता पहले वाक्य में है, माली पौधे को पानी दे रहा है, तो माली कर्ता हो गया, पानी देना क्रिया हो गया, बीच में क्या बचा? पौधे को। तो पौधों को ये क्या हुआ? कर्म हुआ। ठीक है, आ गया समझ में? दूसरे वाक्य में देख लीजिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें कर्ता कौन है? मैंने बताया ना कि सर्वप्रथम जो शब्द रहेगा कर्ता रहेगा। या हु लगा के पूछ दोगे, हु लगाने से मिल गया आपको ना, कौन स्कूल जा रहा है? मैं। तो मैं कर्ता हुआ और क्रिया की आपको मैंने परिभाषा बताई जी, कार्य का करना होना पाया जाता है। तो कार्य इसमें क्या हो रहा है? जा रहा है। जाना, हंसना, रोना, खाना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रिया है। और ये कहाँ है? वाक्य में, वाक्य के अंत में है, आपको बताया ना। तो इसलिए जाना एक क्रिया हुई। अब बचा जो है कर्म। तो कर्म है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, इसमें कर्म है। तो इसलिए कर्ता और क्रिया के बीच में क्या मिल रहा है आपको? स्कूल। दूसरे वाक्य में क्या मिल रहा है आपको? स्कूल। तो स्कूल क्या है? ये कर्म है। तीसरे को समझ लीजिए, तुम वाराणसी से आ रहे हो, इसमें कर्ता कौन है? तुम है। आ रहे हो कौन है? ये क्रिया है। आना, जाना, हंसना, रोना, खाना, उठना, बैठना, जो भी है सब क्रिया है। लेकिन जो है बीच में क्या बचा कर्ता क्रिया के? वाराणसी से। तो बीच में का हमने बताया आपको जो है कि इसको जो है आप
कर्म मान लीजिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को और तरह से भी पहचान सकते हैं, जैसे जो है और जैसे कर्म को पहचानने के लिए जो है व्हाट लगा के भी आप पहचान सकते हैं, हु लगा के कर्ता को पहचान सकते हैं, वेयर लगा के कर्म को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, सीधे सीधे आप समझ लीजिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो शब्द रहता है वो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो इतना श्रोताओं समझ लेंगे। इसके बाद सहायक क्रिया आप जान लेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस में श्रोताओं सहायक क्रिया इज, एम, आर। इज माने है, एम माने हूँ, आर माने भी है होता है बहुवचन के लिए। ठीक है, इज एक वचन के लिए। तो इज, एम, आर ये सहायक क्रिया के रूप में पाई जाती है। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, तीनों में जो है ये आपको मिलेगा। इज, एम, आर ये सहायक क्रिया के रूप में रहता है। इतना ये मटेरियल है, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए छड़, गाटर, पटिया, ईंट, मिस्त्री, लेबर, इंजीनियर होते हैं ना, उसी तरह अंग्रेजी में जो है नियम बनाने के लिए जो है आपको कर्ता, क्रिया, कर्म, कर्ता एक वचन है, बहुवचन है, क्रिया जो है फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, 3 रूप होता है। कर्ता को पहचानना पड़ेगा, फिर सहायक क्रिया को पहचानना पड़ेगा, तब इसके बाद जो है फिर आपको जो है नियम की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो इतना पहचान लिए आप लोग, कर्ता की पहचान आ गया समझ में, क्रिया की पहचान आ गया, कर्म की पहचान आ गया है, बहुत ईजी समझ लेंगे। तो अब आप नियम की तरफ बढ़िए। इतना अगर आ गया तब आप नियम की तरफ बढ़ेंगे छात्रों। तो नियम में आप सर्वप्रथम छात्रों, नियम में कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाती है। जैसे आपको जो है मैं उदाहरण के द्वारा बता दे रहा हूँ। जैसे देख लीजिए, माली पौधे को पानी दे रहा है। तो सर्वप्रथम नियम है जो है कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाती है। तो माली पौधे को पानी दे रहा है, इसमें कर्ता कौन है? माली। अंग्रेजी क्या हुई? गार्डनर। ठीक है, उसके बाद जो है फिर जो है यदि कर्ता एक वचन है, एक वचन का मतलब क्या हुआ? ही, सी, इट, ऐसा अगर है एक वचन में है तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन में है तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं, और कर्ता आई है तो एम का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम है। ध्यान से सुनना है। कहाँ तक रहे हो तुम लोग? ध्यान देना, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नियम। तो नियम में सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाती है। यदि कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया इज, और यदि कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया आर, और यदि कर्ता आई है तो उसके लिए सहायक क्रिया एम का प्रयोग किया जाता है कर्ता के बाद। ठीक है, और कर्ता मैंने बता ही दिया, एक वचन कौन होता है? ही, सी, इट, और बहुवचन आई, वी, यू, दे। आई माने मैं, यू माने तुम, दे माने वे लोग। ये सब अगर आएगा तो बहुवचन में रहेगा। इनके लिए सहायक क्रिया आर लगाई जाती है। ये इस जो है सेंटेंस का नियम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद फिर क्या करेंगे? आगे अब आपको बढ़ना है। फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। ठीक है, कर्ता लिख दिए, फिर जो है सहायक क्रिया लिख दिए, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप। तो माली पौधे को पानी दे रहा है। माली एक वचन है इसलिए गार्डनर हो गया, सहायक क्रिया हिज लग गई। फिर जो है पानी देना, पानी देना का मुख्य क्रिया क्या? पानी देना क्रिया है, इसका जो है इंग्लिश क्या होगी? वाटर होता है। वाटर माने पानी होता है। तो इसका जो है कंटिन्यूअस में जो है
वाटरिंग आप लिखेंगे। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो वाटरिंग यहाँ पर हो गया। फिर जो है अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका प्लांट्स है, पौधों को। तो इस तरह से श्रोताओं ये वाक्य आपका बन गया। छात्रों ये वाक्य आपका बन गया, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। माली पौधे को पानी दे रहा है। आ गया नियम समझ में? नहीं आया समझ में? फिर से समझिए। दूसरा उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ। नंबर 2 उदाहरण देखिए। मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इसमें कर्ता, सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाती है। उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के अनुसार मैंने आपको बता दिया जो है अभी उदाहरण नंबर 1 में कि कर्ता एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और आई है तो एम, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है मैंने बताया कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाती है, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखकर उसमें आईएनजी लगाया जाता है, फिर वाक्य में आए हुए कर्म को लिखते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। यही नियम है इसका, बहुत इजी नियम है। जैसे उदाहरण नंबर 2 से आप समझ लीजिए। मैं स्कूल जा रहा हूँ। सर्वप्रथम कर्ता क्या लिखेंगे इसमें? मैं, आई कर्ता हुआ। फिर जो है मैंने बताया आपको जो है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखी जाती है। तो मैंने नियम में आपको बताया आई के साथ जो है एम का प्रयोग किया जाता है। तो एम लगा दीजिए, आई एम हो गया। फिर क्या बचा, जो है क्रिया उसके बाद लिखी जाती है तीसरे नंबर पर। तो क्रिया इसमें क्या है, जा रहा हूँ है। तो जा रहा हूँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? गोइंग। वो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, इसका नियम है। फिर आपको क्या बचा अब इसमें? स्कूल बचा जो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी स्कूल होती है। तो इस तरह से हो गया, आई एम गोइंग टू स्कूल। फिर से समझ लीजिए तीसरा नियम। तुम वाराणसी से आ रहे हो। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, यू आर कमिंग फ्रॉम वाराणसी। अभी बना कैसे? तो इसके नियम मैंने आपको बता दिया। सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाती है, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज, आर, एम ये लिखा जाता है। एक वचन है तो इज, ही, सी, इट है तो इज, आई, वी, दे, ए है तो आर, और आई है तो एम। ये बातें हुई यहाँ। तो सर्वप्रथम कर्ता, उसके बाद कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, आईएनजी लगाया जाता है। उसके बाद यदि वाक्य में कर्म है तो उसको लिखा जाता है, नहीं तो अंत में फुल स्टॉप को लगा देंगे। आपका वाक्य पूर्ण हो गया, अंग्रेजी में अनुवाद बन गया। जैसे तुम वाराणसी से आ रहे हो तो इसको आप लिख दोगे, यू आर कमिंग फ्रॉम वाराणसी। इसमें यू कर्ता हुआ, आर जो है कर्ता के अनुसार जो है लिखा गया सहायक क्रिया के रूप में आर है। मैंने बार बार बता रहा हूँ कि बहुवचन के लिए आर, एक वचन के लिए इज और आई के लिए एम। तो सर्वप्रथम कर्ता, फिर सहायक क्रिया जो है इज, एम, आर के रूप में कोई एक लिख सकते हैं कर्ता के अनुसार। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा के अंत में कर्म को लिख देंगे। क्या दिक्कत है? क्या बहुत बड़ा पहाड़ है इसमें? क्या फैक्टर बहुत बड़ा तोड़ना है? कुछ नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। आ गया समझ छात्रों? नियम समझ लिए तो आप सूत्र इसका तो छात्रों देख लीजिए। सूत्र से भी आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है। यदि कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया बहुत इज लगेगी। यदि कर्ता एक वचन है जिसको सूत्र के द्वारा हम कहते हैं यस1 प्लस आईएनजी, सूत्र के द्वारा हम कहते हैं भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यस1 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एक वचन। यस1 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? सहायक क्रिया है। V1 का मतलब क्या हुआ? एक वचन। ये जो V1 लिखा हुआ है उसमें सहायक का मतलब क्या हुआ? V1 का मतलब क्या हुआ? मुख्य क्रिया का पहला हुआ है उसमें प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र हुआ। मुख्य क्रिया का मतलब यदि कर्ता एक वचन है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यस2 प्लस आर प्लस V का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यस2 प्लस आर प्लस V का नीचे दूसरा यस2 है प्लस ऑब्जेक्ट। तो यस2 का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट
बहुवचन, नीचे दूसरा बहुवचन में है तो आर लगेगा, क्रिया प्लस बहुवचन, क्रिया का फर्स्ट बहुवचन में प्लस है आईएनजी प्लस तो सब्जेक्ट आर लगेगा, ये सूत्र हुआ। क्रिया प्लस और यदि कर्ता आई है तो आई के लिए देखिए क्या सूत्र है, आई प्लस एम प्लस वी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। देखिए क्या सूत्र है, तो आई का मतलब क्या हुआ, प्लस वी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर्ता। प्लस सब्जेक्ट। यदि कर्ता तो आई का है मतलब मैं क्या है हुआ? तो इसके लिए जो है एम, फिर कर्ता। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यदि कर्ता फिर आई आई है है मैं है तो इसके लिए जो है तीन एम सूत्र आपको यहाँ दर्शाया दर्शाया गया है। है, इसको आप अच्छी फिर तरह से ING देख रहे हैं, प्लस तीन सूत्र आपके सामने तीन है। सूत्र आपको यहाँ दर्शाया गया है, इसको आप अच्छी तो तरह इस से तरह देख से रहे हैं, तीन सूत्र श्रोताओं आपके जो है सामने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो अफर्मेटिव इस सेंटेंस तरह आपका से श्रोताओं खत्म जो हुआ। है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपका खत्म हुआ। अब